करें शुरू। ओके, लास्ट क्लास में बेसिकली हमने क्या किया था, आप लोगों को एक हमने माइक्रो मैक्रो किया था कि माइक्रो वर्सेस मैक्रो, माइक्रो क्या है मैक्रो क्या है, तो हमने ये सीखा था, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, और माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ ठीक है, बाकी सिलेबस पे टाइम निकल गया था हमारा सारा, है ना, कि सिलेबस को समझा था और हमने माइक्रो मैक्रो समझा था, बस इतना ही किया था। अच्छा वैसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर तक तो माइक्रो मैक्रो था भी नहीं 12th के सिलेबस में। इस साल की जो अपडेटेड बुक्स हैं इनमें माइक्रो मैक्रो है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। और माइक्रो मैक्रो सेम ये चीज हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम ये मान सकते हैं कि हमने 12th का तो कुछ भी नहीं पढ़ा। आज हम लोग 12th का जो सिलेबस है बेसिकली वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज जो मेरे को आपको पहला टॉपिक करवाना है, जो हमारा पहला चैप्टर है, हम लोग कौन सी यूनिट स्टार्ट, कौन सी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, नेशनल इनकम। यूनिट का नाम नेशनल इनकम है बेटा, ठीक है ना। नेशनल इनकम यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि टेक्निकल यूनिट है, ठीक है ना। वास्ट तो है, ठीक है, टेक्निकल भी है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं इस यूनिट में करने के लिए, बहुत बढ़िया यूनिट है, ठीक है ना। खूब सारी चीजें सीखने को मिलेंगी इस यूनिट के अंदर। तीसरी चीज, नेशनल इनकम के अंदर 4 चैप्टर है और हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तक आज हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे आई एम नॉट श्योर, वो तो मैं शुरू करूंगा नहीं, पर मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहा हूं, ठीक है ना। मैं जैसे मैं करवाऊंगा आपको वैसे करना है। टॉपिक सारे कवर करेंगे बुक के, रीडिंग भी सारी बुक की करेंगे, एक एक लाइन अपन रीड करेंगे क्लास में, ठीक है ना, आई प्रॉमिस। एक एक लाइन अपन संदीप गर्ग की अपन क्लास में रीड करेंगे, लेकिन टॉपिक जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट फिर टॉपिक, ठीक है जी। चलिए नहीं माइक्रो मैक्रो, मैं इसीलिए मैंने क्लास की स्टार्ट में बोला कि माइक्रो मैक्रो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो वो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ये अपडेटेड बुक इसमें डाल दिए इन्होंने, 12th के सिलेबस के अंदर है ही नहीं माइक्रो मैक्रो, वो बुक में डाला हुआ था, लास्ट क्लास में मेरे को दिख गया तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, तो 12th के सिलेबस में अपन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट कर रहे हैं, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर जो पहला टॉपिक हमें करना है वो है डिफरेंट सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कितने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आज हमें ये पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा ये। अब एक काम करता हूं मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपन हिस्ट्री में चलते हैं पीछे। इमेजिन करो, मतलब बिल्कुल पीछे, जब हम लोग टोटली किस पर डिपेंडेंट थे, नहीं उससे भी पीछे चले जाओ, मैनकाइंड हिस्ट्री में ही पीछे चले जाओ, ठीक है। इंडिया की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैनकाइंड की हिस्ट्री में पीछे चले जाओ, जब हम लोग, हमें कुछ प्रोडक्शन नहीं आता था, आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था, टायर बना, हाँ उस टाइम पे चले जाओ, ठीक है ना। हमने टायर वायर बनाना भी नहीं सीखा था, कुछ नहीं आता था हमें, हम टोटली किस पे डिपेंडेंट थे, प्रकृति के ऊपर, ठीक है ना, एनवायरमेंट के ऊपर, चाहे हंटिंग हो, चाहे आप फल फ्रूट खाओ, चाहे हम, तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, एनवायरमेंट के ऊपर। एट दैट टाइम सिर्फ एक ही सेक्टर था, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, सुनिए ध्यान से। हाउस होल्ड सेक्टर का काम होता है बेटा कंजम्पशन। क्या काम होता है, कंजम्पशन, खाना, ठीक है ना, मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं, हम कपड़े भी पहन रहे हैं तो हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंजम्पशन करना किस सेक्टर का काम होता है, हाउस होल्ड सेक्टर का। और इस दुनिया का सबसे पहला सेक्टर कौन सा था, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है ना। जब मतलब कुछ भी नहीं आता था हमें, ठीक है ना, हम आदि मानव हुआ करते थे, उस टाइम पे हम क्या करते थे, हम सिर्फ चीजें कंज्यूम करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमारा एक ग्रुप बना होगा बेसिकली, ठीक है। फिर उस ग्रुप में से ही कुछ लोग बुद्धिजीवी समझदार लोग होंगे और उन्होंने कुछ कुछ चीजें बनानी सीख ली होंगी, तो बेटा हाउस होल्ड सेक्टर में से ही निकला प्रोड्यूसर सेक्टर। कौन सा सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर में से निकला है। और आज भी ऐसा ही होता है, हमारे फादर सुबह सुबह घर से निकलते हैं, जब वो घर बैठ के खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ही इज अ कंज्यूमर, वो हाउस होल्ड सेक्टर में। और जब वो कंपनी में काम करने चले जाते हैं तो ही बिकम्स अ प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर सेक्टर में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर का काम क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर का काम होता है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ये प्रोड्यूसर सेक्टर का काम होता है, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी सामान चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सब उसे किससे मिलता है, हाउस होल्ड से। इसीलिए बेटा हाउस होल्ड सेक्टर को ऑनर ऑफ ऑल एफओपीज, ऑनर ऑफ ऑल एफओपीज मतलब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर एक्चुअली में कौन है, इनिशियली सारी की सारी जमीन, सारा का सारा पानी,
सारा का सारा जितने भी रिसोर्सेज हैं सब किसके थे? हाउस होल्ड के। फिर इसी में से कुछ लोग प्रोड्यूसर बन गए, तो बोल रहे हैं कि यार थोड़ी सी जमीन चाहिए हमें काम करने के लिए, तो इन्होंने अपनी जमीन इनको दी कि चलो तुम यहां बैठ के काम कर लो, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा यार हमें 2-4 लड़के भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भेजते हैं। इन्होंने अपने यहां से 2-4 आदमी भेज दिए। तो बेटा इनको जो लैंड चाहिए, सॉरी प्रोड्यूसर सेक्टर को जो लैंड चाहिए कौन देता है? हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर को जो लेबर चाहिए कौन देता है? हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर को जो कैपिटल चाहिए कौन देता है? पैसा कहां से आता है? हाउस होल्ड से। प्रोड्यूसर सेक्टर को जो एंटरप्रेन्योर चाहिए, एंटरप्रेन्योर समझ में आता है? कौन होता है एंटरप्रेन्योर? जो रिस्क लेता है, बिजनेस इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है ना, रिस्क टेकर, वो एंटरप्रेन्योर होता है। वो भी चाहिए तो कौन देगा? हाउस होल्ड। किसी भी बिजनेस के पास जितना भी लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, अगर आप उसको खोद के देखेंगे तो उसके पीछे ऑनर कौन मिलेगा? हाउस होल्ड ही मिलेगा, ठीक है ना। आप कोई ये जगह ले लो, ये मैंने किराए पे ले रखी है राइट नाउ, ये प्रोड्यूसर सेक्टर में मैं इसको यूज कर रहा हूं, पर मैंने ली किससे? किसी ना किसी हाउस होल्ड से ना, जिसकी ये जमीन है उसने मेरे को किराए पे दी है, मैं उसको किराया देता हूं। समझ में आया? तो हाउस होल्ड सेक्टर की 2 निशानियां हैं बेटा, हाउस होल्ड सेक्टर की 2 महत्वपूर्ण निशानियां हैं। पहली निशानी क्या है कि इस सेक्टर में सारे कंज्यूमर्स रहते हैं, सारे कंज्यूमर्स। जब भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं तो यू आर कंज्यूमर, आप हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर हो, ठीक है ना। तो इसकी 2 निशानियां, पहला कि इसमें सारे कंज्यूमर रहते हैं, कंजम्पशन करते हैं, ठीक है जी। और दूसरी चीज, ये ऑनर है सारे के सारे एफओपीज के, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ये ऑनर है। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़े। दूसरी चीज बेटा, प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये हमने समझ लिया। ये हायर करता है, क्योंकि ओन तो ये करता नहीं, ओन तो ये करता है। तो जब मैं किसी चीज को ओन नहीं करता तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? हायर करना पड़ेगा। जैसे इस जगह को मैं ऑन नहीं करता तो मैंने उसको क्या किया? हायर किया, ठीक है ना। तो ये हायर करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किससे? हाउस होल्ड सेक्टर से। ये क्लियर है? अच्छा, प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है किस मोटिव से बनाता है? बेचकर पैसा कमाने के मोटिव से, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर में जो कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन कर कौन रहा है? कंज्यूमर। उसका मोटिव क्या है बेटा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन यहां पर इसको इस चीज से मतलब नहीं है प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन चाहिए, आराम आना चाहिए, मजा आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, और यहां पर इसका मोटिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट कमाना है। क्या कमाना है? प्रॉफिट। यहां तक शॉर्ट है? ये 2 सेक्टर क्लियर है? और आगे की कहानी सुनो। फिर धीरे धीरे हमारी आबादी बढ़ती चली गई। अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो लोगों ने सोचा कि यार हमें ना कोई 2-4-5 लोगों को कमिटी बनानी पड़ेगी जो हम सबको क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें लड़ाई झगड़े ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशन, वरना तो ऐसे तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो हमने अपने में से ही कुछ 4-5-10-20 समझदार लोगों को उठा के क्या बना दिया? एक मैनेजमेंट बना दी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं बेटा गवर्नमेंट सेक्टर। कौन सा सेक्टर? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का काम क्या है? पूरी इकोनॉमी को एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना। इतने बढ़िया तरीके से सब शहर वहर चल रहे हैं, ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, सब इतना आराम से, इतना मैनेज तरीके से कैसे चल रहा है? कभी सोचा आपने? गवर्नमेंट की वजह से। रेड लाइट क्यों जंप नहीं करते हो? मामा जी पकड़ लेंगे, है ना। है ना, जो भी है, ठीक है, पकड़ लेंगे। अच्छा, मामा जी को वहां खड़ा किसने करा है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ही तो बोल रही है कि भाई ढंग से ये बदमाशी करे तो इनको अंदर कर दो, ठीक है ना। वो अल्लाह करोगे रात को 10 बजे के बाद स्पीकर बजाओगे जोर जोर से, तो पड़ोसी फोन घुमाएंगे और मामा जी आ जाएंगे, ठीक है। वो स्पीकर उखाड़ के ले जाएंगे, आपको भी ले जाए हो सकता है। क्लियर? ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज कैसे हो रहा है? गवर्नमेंट मैनेज कर रही है बेटा। तो ये सेक्टर कौन सा है? गवर्नमेंट सेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपको सेक्टर्स उस सीरीज में बता रहा हूं जिस सीरीज में सेक्टर बने। पहला सेक्टर कौन सा था? फोरमोस्ट सेक्टर, सबसे पहला सेक्टर किसी भी इकोनॉमी, दुनिया में कोई भी इकोनॉमी हो, सबसे पहला सेक्टर हाउस होल्ड था। उसके बाद दूसरा सेक्टर कौन सा बना? प्रोड्यूसर। उसके बाद जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती चली गई, ठीक है ना, हम और ज्यादा आबादी में रहने लग गए, और ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए, तो उनको मैनेज करने, क्योंकि जब तक 4-5-8-10 लोग हैं तब तक तो मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या और बढ़ी, हम और इवॉल्व हुए, तो कौन से सेक्टर की जरूरत पड़ी? गवर्नमेंट सेक्टर की जरूरत पड़ी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब ऐसी करते करते ना कई आबादियां हो गई जगह जगह, ठीक है ना, ये कई इकोनॉमीज हो गई, ठीक है। अब ये इकोनॉमी इस इकोनॉमी से बात करने लग गई, ये इकोनॉमी इस इकोनॉमी से बात कर रही है कि भाई साहब चीनी है, वो कह रहे हैं हाँ है, तो लाओ दे दो, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो गया। क्लियर?
समझ में आया? एक इकोनॉमी जब दूसरी इकोनॉमी से बातचीत करने लग जाती है, उनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, तो चौथा सेक्टर आया बेटा फॉरेन सेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? ये 4 सेक्टर हैं हमारे सिलेबस के अंदर। फॉरेन सेक्टर, इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं, इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, डजंट मैटर, मीनिंग तो वही है, ठीक है ना। फॉरेन सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, मतलब हमारी इकोनॉमी जब बाकी दूसरी इकोनॉमी से भी बातचीत करने लग गई, ठीक है ना, जैसे ऐसे ऐसे अज्यूम कर लो एक बार कि हमारे वाले महाद्वीप में हमारी प्रजाति की इकोनॉमी बन गई, ऐसी दूसरे महाद्वीपों में दूसरी जगह भी ऐसी इकोनॉमीज बन गई, फिर हमें पता लग गया कि अच्छा उधर भी एक इकोनॉमी है, अच्छा इधर भी एक इकोनॉमी है, तो यहां से कुछ चीजें वहां जा रही है, वहां से कुछ चीजें यहां रहे, हमें बातचीत शुरू हो गई, क्लियर, इकोनॉमिक रिलेशन बन गए, तो तब कौन सा सेक्टर एमर्ज हुआ? फॉरेन सेक्टर। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक ऐसी इकोनॉमी है जो क्लोज्ड है, जो बातचीत ही नहीं करती दूसरी इकोनॉमी से, ठीक है ना, कोई एग्जाम्पल पता आपको? नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया है ना, किम जोंग उन जो वहां के डिक्टेटर है एक तरीके से, ठीक है ना। आपको पता है वहां गूगल कुछ नहीं चलता, सब कुछ बंद है, बाहर भी नहीं जा सकते। अगर आप यहां से वहां घूमने गए तो आपके साथ सारा टाइम एक सरकारी आदमी चलेगा, फोटोज नहीं खींच सकते आप, ये सब चीजें रिस्ट्रिक्शंस है वहां। तो क्लोज्ड इकोनॉमी है, वो बात ही नहीं करती किसी से, ठीक है ना, वो ना बाहर से कुछ लेंगे ना बाहर कुछ देंगे, वो सब कुछ उनका अपना हिसाब किताब है, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो उसमें क्या है, फॉरेन सेक्टर मिलेगा आपको? सिर्फ 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 ही सेक्टर मिलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी में, ठीक है ना। ये अच्छा एक बात बताओ, आज की डेट में, पहले कभी ऐसा होगा, आज की डेट में आपको लगता है कोई ऐसी इकोनॉमी हो जिसमें 3 से कम सेक्टर हो, जिसमें गवर्नमेंट ही ना हो? क्योंकि सब इकोनॉमीज इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो आज की डेट में इट इज नियर टू इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल क्या, इट इज इम्पॉसिबल, एक भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है इस दुनिया में जहां पर गवर्नमेंट ना हो। तो आज की डेट में मिनिमम कितने सेक्टर की इकोनॉमी होती है? 3 सेक्टर की। और अगर आप मुझसे पूछें तो बेटा 95% ऑफ द इकोनॉमीज फॉरेन सेक्टर भी रखती हैं, सब बात करते हैं, सबके इकोनॉमिक रिलेशन है, कोई एक जैसा ऐसा सड़ा हुआ सा होता है कोई जो बातचीत नहीं करता, ठीक है ना उनका क्या इलाज है ठीक है, वो होता है ना शादी ब्याह के घर में भी हमारे एक आधे का मुंह बना ही रहता है, कितना भी कर लो चाहे, तो वो है, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। तो एक आधी कोई कंट्री ऐसी जो बातचीत नहीं करती, जिनके इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, बाकी ट्रस्ट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशन है, किसी से कुछ खरीद रहे हैं, किसी को कुछ बेच रहे हैं, इज दैट क्लियर? तो आज की डेट में ज्यादातर इकोनॉमीज कितनी इकोनॉमीज है? 4 सेक्टर इकोनॉमीज है। तो ये 4 सेक्टर है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सिलेबस में बेटा 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है आपके सिलेबस में, और ये एक्चुअल बात है, ठीक है ना, आपके सिलेबस में साल कितनी कौन सी इकोनॉमी है? 2। तो अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपको बोलूं तो आप कौन कौन से सेक्टर लोगे? हाउस होल्डर पे। आप समझ में आया मैंने क्यों ऑर्डर में करवाया इसको? इसीलिए ऑर्डर में समझना जरूरी है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी अगर है ना तो सर हाउस होल्डर प्रोड्यूसर ही ले सकते हैं हम, फिर गवर्नमेंट और ये नहीं ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो सीरियल ऑर्डर है इसका कि सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर आया, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर आया, फिर गवर्नमेंट सेक्टर आया, और फिर फॉरेन सेक्टर आया। क्लियर? और इनका मैं एक एक नाम और बता देता हूं फटफट, आपको समझ में आएगा कि अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो 3 सेक्टर इकोनॉमी का एक और नाम है बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी, और बताने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्यों है क्लोज्ड इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें फॉरेन सेक्टर नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक रिलेशन विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है ना, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए इनको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, ये आप अपने अपने में ही रहते हैं। क्लियर? और अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी है, एनी इकोनॉमी विच हैव फॉरेन सेक्टर, तो उस इकोनॉमी को हम ओपन इकोनॉमी बोलेंगे। सिंपल, वेरी गुड। 4 सेक्टर इकोनॉमी का एक और नाम क्या हो गया बेटा? ओपन इकोनॉमी। ओपन नहीं, खाली ओपन ठीक है ना, इतना ओपन होने की जरूरत नहीं है, ओपन इकोनॉमी, ठीक है जी। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो ओपन इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन इसका रीजन जो है वो आपको पता लग गया है कि सर फॉरेन सेक्टर है, दैट मींस इकोनॉमिक रिलेशन है दूसरों के साथ, फॉरेन सेक्टर नहीं है मतलब दूसरों के साथ रिलेशन नहीं है, तो वी आर क्लोज्ड। इज दैट क्लियर? डन। 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी क्लियर है सबको? और आपको ध्यान रखना है हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए आपको 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं कि ये क्या है, कंज्यूमर्स, और ये ऑनर्स ऑफ ऑल दी एफओपीज, सारे एफओपीज के ऑनर हैं ये एफओपीज देते हैं किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को, जा काम कर ले। अच्छा फ्री में देंगे एफओपीज की बदले में कुछ लेंगे? जब आपके हाउस होल्ड से आपके फादर गए काम करने, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को एक आदमी दिया काम करने के लिए, तो बदले में वेजेस लेगा कि नहीं लेगा? पैसा चाहिए, ठीक है ना, तो फैक्टर पेमेंट आएगी। क्या आएगी? फैक्टर ऑफ पेमेंट, सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गया, बदले में जो पेमेंट आई उसको फैक्टर पेमेंट कहते हैं, दैट्स कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। इज दैट क्लियर? तो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करनी पड़ती है,
और हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर पेमेंट रिसीव करता है। हमने लास्ट क्लास में ये भी शायद पढ़ा था, नहीं लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट सेशन में आपने पढ़ा होगा। बेसिक एफओपीज होते हैं वो होते हैं बेटा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और इनकी पेमेंट्स क्या होती है? लैंड को मिलता है बेटा रेंट, जैसे मैं चुका रहा हूं, ठीक है ना, मैं प्रोड्यूसर सेक्टर में हूं, वीसीसी इज प्रोड्यूसिंग समथिंग ना, वी आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। तो वीसीसी ने लैंड लिया, लैंड मुझे हमें मिला हाउस होल्ड से, और हम बदले में उनको क्या देते हैं? रेंट। तो हाउस होल्ड से हमने एफओपी लिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया, और बदले में उनको क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दिया, रेंट पे किया। क्लियर? ऐसे ही अगर आपको लेबर चाहिए तो आपको वेजेस देने पड़ेंगे, आपको कैपिटल पैसा चाहिए तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर आएगा तो वो प्रॉफिट लेकर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सब समझ में आ रहा है? तो सारे एफओपीज के मालिक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड एफओपी सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर सारे एफओपीज को इस्तेमाल करता है, कलेक्टिवली उनको यूज करता है। किस चीज के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं ये सर्विसेज दे ही नहीं पाता अगर मेरे पास ये जगह नहीं होती। तो इन सारे एफओपीज का कलेक्टिव रोल प्ले होता है किस चीज में? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक अकेला फैक्टर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है ना। मिनिमम 4 फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आपको चाहिए। जब तक ये 4 फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, इनके कलेक्टिव एफर्ट से ही गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं। तो ये 4 एफओपीज यहां आते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर इनके कलेक्टिव एफर्ट से गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और इनको बदले में फैक्टर पेमेंट देता है। यहां तक क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर है? अभी जब मैं पढ़वाऊंगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर भी क्लियर अच्छे से। गवर्नमेंट सेक्टर भी बेटा 2 उसमें काम करता है। एक तरीके से आप यूं समझ लीजिए कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है, हाँ, 2 रोल्स प्ले करता है, 2 रोल प्ले करता है। पहला रोल तो वो उसका जो मेन रोल है, गवर्नमेंट का बताइए मेन रोल क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट को हमने किस लिए बनाया? हम सबका ख्याल रखने के लिए, ठीक है ना, कि हम अपना अपना काम करें और ये इकोनॉमी ठीक तरीके से चलती रहे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, मेंटेन रहे। ये सारा काम किसका है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी क्या है? हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइमरी ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट क्या करती है? साथ साथ गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने लग जाती है। बहुत सारी पब्लिक कंपनीज है, रेलवे इज एन एग्जांपल। रेलवे प्राइवेट है कि गवर्नमेंट चला रही है? और क्या रेलवे सर्विसेज दे रही है कि नहीं दे रही? तो रेलवे भी तो प्रोड्यूसर सेक्टर में आ गई। हाँ, तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर में भी काम करती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के 2 चेहरे हैं, एक मेन चेहरा जो है, जो उनका मेन रोल है। अच्छा, एक टाइम रेलवे बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम छोड़ सकती है? नहीं, वो उनका प्राइमरी काम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्राइमरी मोटिव गवर्नमेंट का क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन करना विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल वेलफेयर, कि भाई किसी के साथ बुरा ना हो, सोशल वेलफेयर बना रहे, किसी के साथ अन्याय ना हो। इज दैट क्लियर? हाँ, ये पहला मोटिव होता है गवर्नमेंट का, पहला। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है? मल्टी टैलेंटेड है। साथ साथ वो प्रोडक्शन भी करती है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन वो हमेशा गवर्नमेंट का सेकेंडरी रोल रहेगा, प्राइमरी रोल कभी नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? डन है जी। ये 3 सेक्टर क्लियर है। चौथा सेक्टर बहुत आसान है। जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इंडिया का दूसरी कंट्रीज के साथ, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेशन है, वो सारा का सारा फॉरेन सेक्टर में आता है। चारों सेक्टर क्लियर है? चारों सेक्टर आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। लेकिन जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी पे चलेगा, लेकिन चारों सेक्टर आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इज दैट क्लियर? अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बताया, अब फट अपन क्या करेंगे? रीड कर लेंगे। एक ही है, किसी टेबल पर 2 को, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। मैं रीड इतने प्यार से करूंगा कि आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। आप बस सुन लेना अच्छे से, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला टॉपिक जो हमने किया है 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, पेज नंबर 1.5 पे है। नई बुक है मेरे पास, संदीप गर्ग। पेज नंबर 1.5 पे आपको 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लिखे हुए मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट, शुरू करें जी। चलिए जी। The 4 major sectors in an economy according to macroeconomic point of view are, macroeconomic point of view are, पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर कौन सा बेटा? हाउस होल्ड सेक्टर। क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूं और आप मुझे बताना कुछ नया मिले तो। जो सब हमने डिस्कस किया वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बट स्टिल रीड कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो द ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहली लाइन है। इसके बाद देखिए, दे सप्लाई फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड रिसीव इनकम इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। डन? ये लोग ऑनर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं। ये प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सारे एफओपीज देते हैं और बदले में उनसे फैक्टर पेमेंट पाते हैं। कौन कौन सी फैक्टर पेमेंट? लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस,
प्रॉफिट, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, सिंपल, डन। हाउस होल्ड सेक्टर क्लियर है। चलिए जी, अगला है जी हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर के ब्रैकेट में लिखा है बेटा फर्म्स, ठीक है ना। फर्म मतलब जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है, जो एक बिजनेस यूनिट है, उसको फर्म बोला गया है। इज दैट क्लियर? चलिए, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म्स इन एन इकोनॉमी। जो पूरा सेक्टर है ना प्रोड्यूसर सेक्टर, जितनी भी इकोनॉमी के अंदर छोटी मोटी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाली बिजनेस यूनिट्स हैं, उन सबको कलेक्टिवली एक साथ हम क्या बोलते हैं? पूरा प्रोड्यूसर सेक्टर। वीसीसी भी एक छोटा सा पार्ट है किसका? इंडिया के प्रोड्यूसर सेक्टर का। समझ में आया? आपका भी फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है तो वो भी एक छोटा सा पार्ट है पूरी इकोनॉमी के, पूरे जो बड़ा प्रोड्यूसर सेक्टर उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, ठीक है ना, फर्म्स हैं, बिजनेस यूनिट्स हैं, वो सब मिलकर कलेक्टिवली क्या बनाती हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर बनाती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। To produce goods and services, the firm hires factors of production from household. ठीक है ना, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, क्योंकि ये ऑनर्स तो है नहीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, इनके पास खुद का तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है नहीं, तो ये हायर करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किससे? हाउस होल्ड से, ताकि ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए। क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर को अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं तो दे नीड एफओपीज, उनको एफओपीज चाहिए। उनके पास एफओपीज है नहीं, एफओपीज है हाउस होल्ड के पास, तो क्या करेंगे? वो उनसे हायर कर लेंगे। सिंपल कहानी समझ में आ रही है? सारी लिंक हो रहा है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाउस होल्ड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। इनके द्वारा, प्रोड्यूसर द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं, उनको कंज्यूम कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। ये तो हमने पढ़ा ही था ना कि सारे कंज्यूमर्स यहां रहते हैं, ठीक है। ब्रेड बनाई किसने? प्रोड्यूसर सेक्टर ने, पर खाई किसने? शिखा ने, है ना। बनाई किसने? प्रोड्यूसर सेक्टर ने, खाई किसने? अपन ने। क्लियर? तो अपन कंज्यूमर सेक्शन जो सेक्टर जो है वो कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? और वो किन के लिए प्रोड्यूस करता है? ऑब्वियसली हाउस होल्ड्स के लिए प्रोड्यूस करता है। आगे बढ़ते हैं जी। नहीं सेम है, कंज्यूमर्स ही रहते हैं। हाँ सारे, मैंने कंज्यूमर सेक्टर बोल दिया था, सॉरी, फिर मैंने मिस्टेकनली बोल दिया। कंज्यूमर सेक्टर नहीं बोला जाता, हाउस होल्ड सेक्टर ही बोलते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर में सारे कंज्यूमर्स रहते हैं, वो मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए क्या लिखा हुआ है? इट एक्ट्स इन टू कैपेसिटीज। बताया था दो कैपेसिटीज में गवर्नमेंट काम करती है। पहला देखो क्या है? एज अ वेलफेयर एजेंसी। वेलफेयर एजेंसी मींस इकोनॉमी का ध्यान रखना। पहला मोटिव गवर्नमेंट का हमेशा यही होता है, ठीक है। एज अ वेलफेयर एजेंसी इट इन्वॉल्व्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इकोनॉमी का ध्यान रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, ठीक है, कि मार धाड़ ना मचे, भगदड़ ना मचे, सब चीजें ऑर्डर में रहे, ठीक है। ये सारी, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की। दूसरा देखिए, एज अ प्रोड्यूसर, दूसरा गवर्नमेंट का एक्ट क्या है? प्रोड्यूसर। इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस हैं, वहां पर गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट अपना प्रोडक्शन भी करती है, गुड्स एंड सर्विसेज भी बनाती है, ठीक है ना। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं कि गवर्नमेंट को बनाना ही पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है, लेकिन जो उनका प्राइमरी काम है, जो उनको करना ही करना है, वो क्या है बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन। वो पहला प्राइमरी काम है गवर्नमेंट का। इज दैट क्लियर? डन है जी ये पार्ट भी, बहुत बढ़िया। आखिरी सेक्टर पढ़ रहा हूं, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर के ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, जो भी इसके नाम है डिफरेंट डिफरेंट। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस सेक्टर के अंदर आपकी इकोनॉमी की दूसरी इकोनॉमीज के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब इस सेक्टर में इंक्लूडेड है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है फॉरेन सेक्टर के साथ। कहां है? इट इज इन्वॉल्व्ड in export and import of goods and flow of capital between domestic economy and other countries of the world. Domestic economy किसको बोला गया? घरेलू। Domestic means घर। मेरे लिए domestic economy कौन सी है? इंडिया। इंडिया मेरा घर है, क्लियर। किसी अमेरिकन बंदे के लिए डोमेस्टिक इकोनॉमी कौन सी होगी? अमेरिका, ठीक है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब आपकी इकोनॉमी में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गुड्स का जाना, गुड्स का आना, कैपिटल का जाना, कैपिटल का आना, ये सारे इनफ्लोज जो हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, ये सारे के सारे किस सेक्टर में आते हैं बेटा? फॉरेन सेक्टर में आते हैं। इज दैट क्लियर? बस बुक में इतना ही लिखा हुआ है। ये टॉपिक क्लियर है सबको? शाबाश। चलिए जी।